बीएससी फाइनल ईयर में यूनिट्स फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट था वो था इसमें मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। उसके बाद में इसका जो सेकंड पार्ट है वो रहेगा थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक एस्पेक्ट्स ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस, यानी धातु संकुलों के ऊष्मागतिकीय और गतिकीय पहलू। ये हमें इस वाले सेकंड पार्ट में पढ़ना है, ठीक है। तो ये भी बोला है कि जितने भी मेटल कॉम्प्लेक्स होते हैं, धातुओं के द्वारा बनाए जाने वाले संकुल्स होते हैं, वैसे मुख्य रूप से इसके अंदर एस ब्लॉक की धातुएं तो कोई भी संकुल यौगिक नहीं बनाती हैं, लेकिन पी ब्लॉक की धातुएं वो भी कोई संकुल यौगिक नहीं बनाती हैं। केवल डी ब्लॉक की और एफ ब्लॉक की धातुएं बनाती हैं। डी ब्लॉक, इन दोनों में से डी ब्लॉक की धातुएं वो अधिक संख्या में अधिक स्थायी संकुल बनाती हैं, और डी ब्लॉक में से भी 3D श्रेणी की जो धातुएं होती हैं वो अधिक संख्या में और अधिक स्थायी संकुलों का निर्माण यहाँ पे करती हैं। अब मेटल कॉम्प्लेक्सेस की बात की जाए इसके अंदर, तो धातु संकुलों का स्थायित्व, धातु संकुल क्या होते हैं ये हम पहले वाली क्लास में, इससे जो पहले फर्स्ट पार्ट था इसका उसमें पढ़ चुके हैं। अब मेटल कॉम्प्लेक्स के स्टेबिलिटी या स्थायित्व को देखना है हमें कि धातु संकुलों का स्थायित्व क्या है। स्थायित्व का मतलब है कि जो जिसको वियोजित करने के लिए हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो कम अधिक स्थायी होता है, और जो कम ऊर्जा देने पे ही वियोजित हो जाता है उसका स्थायित्व कम होता है। तो धातु संकुलों का जो स्थायित्व है वो स्थायित्व हम दो प्रकार से देखते हैं। पहला तो देखते हैं कि उसकी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी क्या है, यानी कि उसका ऊष्मागतिकीय स्थायित्व देखते हैं, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। और सेकंड देखते हैं इसका काइनेटिक स्टेबिलिटी या गतिकीय स्थायित्व इसमें देखा जाता है। तो धातु संकुलों का स्थायित्व दो प्रकार से देखते हैं। किसी भी यौगिक की या किसी भी संकुल की ऊष्मागतिकीय स्थायित्व का मतलब क्या होता है, तो उस यौगिक की जो ऊष्मागतिकीय स्थायित्व होता है, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, उससे हम समझते हैं कि उस यौगिक की जो एंथैल्पी है, यानी एंथैल्पी का मतलब है कोई भी एक यौगिक, जैसे संकुल यौगिक की बात करें तो मेटल और लिगेंड से मिलकर बना हुआ होता है, ये बन गया। अब ये एक प्रकार की रिएक्शन है जिसमें मेटल और लिगेंड आपस में जुड़ करके कॉम्प्लेक्स बना रही है। कॉम्प्लेक्स को हम इस प्रकार से लिखते हैं, ये जो बना है, तो इस रिएक्शन के आगे हम रिएक्शन के आगे डेल एच भी लिखते हैं ना। तो डेल एच क्या होती है, इस रिएक्शन की एंथैल्पी होती है, यानी इस रिएक्शन के कंप्लीट होने में कितना एंथैल्पी या ऊर्जा में चेंज हुआ है वो क्या कहलाती है, उसकी एंथैल्पी। तो यहाँ एंथैल्पी रहेगी डेल एच। तो हमें देखना है ये एंथैल्पी, ये उस किसी भी संकुल यौगिक के उस ऊष्मागति की स्थायित्व का मतलब होता है कि उस यौगिक की एंथैल्पी का मान कैसा है। तो एंथैल्पी का मान डेल एच की वैल्यू क्या आनी चाहिए, डेल एच यानी एंथैल्पी का मान यदि नेगेटिव में आता है तब वो कंपाउंड्स क्या होता है, ऊष्मागतिकी रूप से क्या होता है, स्टेबिलिटी उसकी क्या होती है, या हम बोल सकते हैं कि ऊष्मागतिकी रूप से वो कंपाउंड्स कैसा होता है, स्टेबल होता है, ठीक है। क्योंकि जैसे ये वाला कंपाउंड्स है, इसके लिए डेल एच हम क्या मानते हैं, डेल एच इक्वल में आता है कि बनने वाला ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की एंथैल्पी माइनस में एच आर, यानी इनकी रिएक्टेंट्स की एंथैल्पी देखनी है। अब यदि एच पी की वैल्यू यहाँ पे क्या हो, कम हो, और एच आर ज़्यादा हो, यानी बनने वाले प्रोडक्ट की एंथैल्पी, कॉम्प्लेक्स की एंथैल्पी कम है और रिएक्टेंट की एंथैल्पी ज़्यादा है, तो कम वाले में से ज़्यादा वाली वैल्यू घटाएंगे तो डेल एच की वैल्यू क्या आती है, हमेशा ही नेगेटिव। यानी कि यदि कोई भी रिएक्शन हो रही है, उस रिएक्शन में प्रोडक्ट की एंथैल्पी कम है, रिएक्टेंट की एंथैल्पी ज़्यादा है, तो उस रिएक्शन के लिए डेल एच की वैल्यू नेगेटिव में आती है, और इस रिएक्शन में बनने वाला जो भी प्रोडक्ट होता है वो आपका क्या होता है, स्थायी होता है। तो किसी भी यौगिक की ऊष्मागतिकी स्थायित्व से हमारा तात्पर्य रहेगा कि उस यौगिक की एंथैल्पी का मान ऋणात्मक है। जितना अधिक ऋणात्मक होगा बनने वाला संकुल उतना ही अधिक स्थायी होगा। अब हम बोलेंगे कि यदि डेल एच की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो हम कहेंगे बनने वाला जो ये प्रोडक्ट है वो इन रिएक्टेंट्स की तुलना में क्या है, ज़्यादा स्टेबल है। अब सेकंड आते हैं इसमें काइनेटिक स्टेबिलिटी क्या होती है, तो होगी ऊष्मागतिकी स्थायित्व। सेकंड आता है इसके अंदर काइनेटिक स्टेबिलिटी, यानी गतिकीय स्थायित्व क्या होता है। गतिकीय स्थायित्व से मतलब है कि कोई भी यौगिक है वो सामान्य परिस्थितियाँ होती हैं, जो नॉर्मल कंडीशंस होती हैं उनमें रिएक्शन करता है या नहीं करता है। यदि कोई भी कंपाउंड्स है, जैसे कि हमने ये ले लिया, ये संकुल यौगिक है, दो अलग अलग संकुल यौगिक, यहाँ धातु दूसरी है,
ये संकुल यौगिक कोई भी रिएक्शन नहीं कर रहा है, जबकि ये सामान्य परिस्थितियों में रिएक्शन कर रहा है। तो हम कहेंगे कि ये वाला जो संकुल है, फर्स्ट वाला जो रिएक्शन नहीं कर रहा है, उसका स्थायित्व ज़्यादा है जो रिएक्शन कर रहा है उससे, यानी ये ज़्यादा स्थायी है और ये क्या है, कम स्थायी है इसके अंदर। ठीक है, तो ये क्रियाशीलता की बात कर दी हमने, ऐसे लगाएंगे इसको, यानी जो क्रिया नहीं करता है सामान्य परिस्थितियों में वो स्थायी होता है, और जो क्रिया कर लेता है वो स्थायी नहीं होता। यानी इस जो क्रिया कर लेता है उसकी क्रियाशीलता ज़्यादा होती है, इसकी क्रियाशीलता कम है। क्रियाशीलता व्युत्क्रमानुपाती चलता है स्थायित्व की, तो इसका स्थायित्व ज़्यादा है और इसका स्थायित्व क्या हो जाएगा, इसमें कम हो जाएगा। अब ये भी इसमें कोई आवश्यक नहीं है कि यदि कोई यौगिक ऊष्मागतिकी रूप से स्थायी है तो वो गतिकी रूप से स्थायी हो, ऐसा आवश्यक नहीं होता है। और ना ही ये जरूरी होता है कि कोई भी यौगिक यदि गतिकी रूप से स्थायी है वो ऊष्मागतिकी रूप से स्थायी हो, ये भी आवश्यक नहीं होता। यानी ये इस कंडीशन में स्थायी हो, जो ऊष्मागतिकी रूप से स्थायी है वो गतिकी अस्थायी हो सकता है, जो गतिकी दृष्टि से स्थायी है वो ऊष्मागतिकी रूप से अस्थायी हो सकता है। योगेश में फर्स्ट क्वेश्चन की स्थायित्व दो प्रकार से देखते हैं, ऊष्मागतिकी गतिकी। ऊष्मागतिकी में उसकी जो कंपाउंड्स है जिसके स्थायित्व की बात करें, चाहे वो कॉम्प्लेक्स हो, उसके लिए डेल एच की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, उसकी एंथैल्पी ऋणात्मक होनी चाहिए। गतिकी का मतलब है कि वो सामान्य परिस्थितियों में अभिक्रिया करता है या नहीं करता है। यदि अभिक्रिया करता है तब तो वो क्या हो जाएगा, कम स्थायी क्रियाशील हो जाएगा, और क्रिया नहीं करता है वो तो कम क्रियाशील और अधिक स्थायी माना जाता है। अब देखें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसके अंदर कई बार आया हुआ है ये वाला क्वेश्चन आया है इसके अंदर कि लेबाइल एंड इनर्ट कॉम्प्लेक्स समझाइए। लेबाइल एंड इनर्ट कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है। लेबाइल एंड इनर्ट कॉम्प्लेक्स, लेबाइल को हम हिंदी में बोलते हैं चंचल, बोल दो इसको, या फिर आप यहाँ पे इसको सक्रिय भी बोल सकते हो। ठीक है, और इनर्ट को हम बोलते हैं अक्रिय संकुल। ठीक है, तो क्वेश्चन है लेबाइल एंड इनर्ट कॉम्प्लेक्स या सक्रिय और असक्रिय संकुल क्या होते हैं समझाइए। ये क्वेश्चन छोटे कम नंबर में भी आया हुआ है और ज़्यादा में भी आया हुआ है। देखें एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। देखिए इसमें 3 कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल लेकर के इसको समझते हैं। सबसे पहला जो इसका एग्जाम्पल है वो दिया हुआ 3 संकुल है। पढ़ना क्या अपने को, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे लेबाइल एंड इनर्ट कॉम्प्लेक्स। डेफिनेशन देखेंगे और इनका एग्जाम्पल देखेंगे। लेबाइल एंड इनर्ट कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे हैं। 3 कॉम्प्लेक्स की बात की जाए, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है इसके अंदर सबसे पहला फर्स्ट रहेगा निकल CN4 -2। दूसरा बन रहा है इसके अंदर मैग्नीज, एक मैग्नीज का कॉम्प्लेक्स लिया है, तीनों में लिगेंड एक जैसे रखे हैं -3। तीसरा जो कॉम्प्लेक्स लिया हुआ है वो क्रोमियम का है CN6 -3। तीनों बन गए। अब इन तीनों संकुलों की बात की जाए तो तीनों ही संकुल ऊष्मागतिकी की दृष्टि से स्टेबल हैं। ये तीनों कॉम्प्लेक्स हैं वो थर्मोडायनेमिक्स यानी कि ऊष्मागतिकी की दृष्टि से क्या है, तीनों ही स्टेबल हैं। लेकिन हमने पीछे बोला था ना कि ये जरूरी नहीं है कि जो ऊष्मागतिकी रूप से स्थायी हो वो गतिकीय रूप से भी स्थायी हो। अब ये तीनों ही ऊष्मागतिकी रूप से स्थायी है, एक जैसा है तीनों का स्थायित्व, जितना ये स्थायी है उतना ही ये है, उतना ही ये है। तो गति की दृष्टि से ये तीनों एक जैसे स्थायी हो ये जरूरी नहीं है, यही यहाँ पे पढ़ा जाएगा। उस लाइन का भी अर्थ यहीं पे क्लियर हो जाएगा, और लेबाइल एंड इनर्ट कॉम्प्लेक्स है वो भी यहीं पे क्लियर हो जाएंगे। तीनों कॉम्प्लेक्स हैं तो ये लिखा जाएगा इसमें कि तीनों संकुल ऊष्मागतिकी रूप से स्थायी यौगिक हैं, लेकिन गतिकीय दृष्टि से इनके स्थायित्व में और इनकी क्रियाशीलता में अंतर है वो अधिक होते हैं। यदि हम इन तीनों संकुलों में रेडियोधर्मी कार्बन से, यानी इन तीनों की रिएक्शन हमें साइनाइड लिगेंड से ही करवानी है, लेकिन उसमें जो साइनाइड लिगेंड है वो रेडियो एक्टिव है, अलग है। ये कार्बन, ये इस साइनाइड का कार्बन और इस साइनाइड का कार्बन क्या है, अलग है। ये करवा दी हमने रिएक्शन। यहाँ पे 4 साइनाइड है तो 4 से रिएक्शन करवा देंगे, यहाँ पे 6 है तो 6 से रिएक्शन करवा देंगे, यहाँ भी 6 साइनाइड है तो इसकी रिएक्शन भी हम 6 साइनाइड से करवा देंगे। अब इन तीनों की यहाँ पे रिएक्शन करवाई जाए तो इसमें प्रोडक्ट देखें क्या बनेंगे इस रिएक्शन में, यानी ये इन चारों साइनाइड को हटा देगा और ये चारों साइनाइड इसके अंदर जाके जुड़ जाएंगे, तो ये बनेगा Na। ये चारों के चारों इसके अंदर जाते हैं, यानी यहाँ से कितने साइनाइड जाते हैं, कितने साइनाइड बाहर निकलते हैं, ये शो करने के लिए ही हमने यहाँ पे रेडियो एक्टिव कार्बन का यूज किया है।
क्योंकि रेडियो एक्टिव कार्बन नहीं होता तो ये चारों अंदर जाएं, ये बाहर जाएं, पता नहीं चलता ना सारे अंदर जा रहे हैं बाहर जा रहे हैं। अब ये लगा दे इसका मतलब ये वाले ही अंदर जा रहे हैं और ये वाले क्या कर रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। उसी प्रकार से इसमें प्रोडक्ट बनेगा मैग्नीज CN6, और इस बार ये भी क्या है, रेडियो एक्टिव वाला है। तीसरे में क्रोमियम CN6, ये भी रेडियो एक्टिव वाला है। प्लस में यहाँ पे हमने लगा दिया 4CN, प्लस में 6CN, प्लस में 6CN, ये बन गए यहाँ पे। अब देखें इसमें आगे क्या आएगा। इस प्रकार की रिएक्शन होने के बाद में हम क्या करेंगे कि तीनों संकुलों के अंदर निकल का संकुल है वो सबसे अधिक स्थायी, क्योंकि इसमें आगे लिखा जाएगा इसके अंदर कि इसकी जो हाफ लाइफ है कि कितने टाइम के अंदर ये वाला संकुल है वो आधा विघटित हो जाता है। हाफ लाइफ का मतलब है किसी भी संकुल की प्रारंभिक सांद्रता के आधा होने में लगने वाला समय उसकी हाफ लाइफ कहलाता है। यानी इसमें रेडियो एक्टिव कार्बन है ना साइनाइड में, तो ये धीरे धीरे रेडियो एक्टिव विकिरणों का उत्सर्जन करेगा, जिसके साथ साथ में ये क्या हो जाएगा, ये जो संकुल है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। यानी तो इस संकुल का स्थायित्व यानी ये कितने समय में इस NiCN4 वाले संकुल की मात्रा आधी हो जाती है, विघटित होते जा रहे हैं ना, तीनों में साइनाइड है वो रेडियो एक्टिव कार्बन युक्त साइनाइड है। तो इसकी हाफ लाइफ यानी जितने समय में इनका विघटन आधा हो जाता है, इनकी मात्रा प्रारंभिक मात्रा आधी विघटित हो जाती है, वो इनका हाफ लाइफ अर्ध आयु कहलाती है। इसमें लिखा हुआ है इसकी 30 सेकेंड है। दूसरे वाले संकुल की हाफ लाइफ है वो 1 घंटा, 1 घंटे में आधा विघटित 2 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। तीसरे वाला है जो है उसकी हाफ लाइफ 24 दिन है। देखिए ये वाला है इसकी हाफ लाइफ बहुत कम है, तो ये जल्दी विघटित हो जाएगा। सबसे पहले जल्दी विघटित हो जाएगा यानी इसकी क्रियाशीलता ज़्यादा है और इसका स्थायित्व कम है। ये वाला है वो इससे थोड़ा देर बाद में खत्म हो जाएगा, पूरा विघटित हो जाएगा, तो इसका स्थायित्व है वो इससे ज़्यादा है और क्रियाशीलता इससे क्या रहेगी, कम रहेगी। तीसरे वाला है वो 24 दिन में आधा विघटित होगा, मतलब ये लंबे समय तक पर चलाएगा, ये वाला लंबे समय तक ये बना रहेगा एनवायरनमेंट में, नेचर में, तो हम बोलेंगे इस वाले संकुल की क्रियाशीलता कम है और इसका स्थायित्व सबसे अधिक है। तो हम कहेंगे कि वह संकुल जिसकी क्रियाशीलता, तो लेबाइल के अंदर जो डेफिनेशन आती है उसमें क्या लिखेंगे हम, वह संकुल जिसकी रिएक्टिविटी या क्रियाशीलता तो ज़्यादा होती है और जिसकी स्टेबिलिटी है वो स्थायित्व कम होता है, ऐसा संकुल लेबाइल कॉम्प्लेक्स या चंचल या सक्रिय संकुल कहलाता है। अब एग्जाम्पल की बात की जाए तो इनमें लेबाइल कॉम्प्लेक्स कौन से को मानेंगे हम, लेबाइल कॉम्प्लेक्स मानेंगे हम इसमें CiCN4 -2, ये हो जाएगा। ठीक है, इसको माना जाएगा ना कि इसको, क्योंकि ये इसके साथ रिएक्शन करके ये बनाएगा फिर बाद में, तभी तो ये बनने के बाद में तो ये विघटित होना स्टार्ट करेगा। दूसरा है इसके अंदर इनर्ट कॉम्प्लेक्स, तो लेबाइल की डेफिनेशन होगी वे संकुल जिनकी क्रियाशीलता ज़्यादा होती है, जिनका स्थायित्व कम होता है, वे लेबाइल कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। ये एग्जाम्पल हो गया। इसमें दूसरा जो इसका है इसके अंदर वो बनेगा, इसमें हम लिखेंगे कि वे संकुल जिनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, कम होती है। तीनों ही उष्मागतिकी रूप से समान स्थायी थे। ये जो हम अंतर पढ़ रहे हैं कम या ज़्यादा क्रियाशीलता का, वो अंतर इसका किसके आधार पर रहेगा, वो अंतर रहेगा इसका क्रियाशीलता के आधार पर। इनकी रिएक्टिविटी, वे संकुल जिनकी रिएक्टिविटी कम होती है तथा जिनकी स्टेबिलिटी या स्थायित्व ज़्यादा होता है, वे संकुल अक्रिय संकुल या इनर्ट कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। और इनका यदि यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल ये वाला रहेगा, क्योंकि ये सबसे कम क्रियाशील है ना, कई दिन में विघटित हो रहा है, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ पे क्रोमियम CN6 और नेगेटिव का 3। आगे समझ में, तो ये दोनों एग्जाम्पल हो गए। तो हम इसमें लिखेंगे कि इन तीनों संकुलों में से निकल वाला जो संकुल अधिक क्रियाशील है, इसलिए इसे लेबाइल कॉम्प्लेक्स कहेंगे, और क्रोमियम संकुल बहुत कम क्रियाशील है, इस कारण से उसे हम अक्रिय या उदासीन संकुल कहा जाता है। ठीक है, ये इसके बारे में देखें नेक्स्ट। अब इसमें नेक्स्ट इसमें बताया धातु संकुलों की उष्मागतिकी स्थायी, उष्मागतिकी रूप से स्थायी होने के लिए क्या क्या आवश्यक है वो हमें यहाँ पे पढ़ना है। देखें इसमें रहेगा थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस। इसमें हम देखते हैं कि
संकुल बनता किस प्रकार से, तो ये एक धातु परमाणु है मेटल, इसके साथ में जुड़ा हुआ है लिगेंड, ये आपस में जुड़ करके ये बना लिया मेटल लिगेंड। ये एक प्रकार से एसिड बेस रिएक्शन है, क्योंकि इसमें मेटल है वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के द्वारा लिगेंड से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो मेटल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले लुईस के अकॉर्डिंग एसिड होते हैं और इलेक्ट्रॉन देने वाले लुईस के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, बेस होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि एक प्रकार से यह एक एसिड बेस रिएक्शन है वो मानी जाती है। अब इसमें ये बन गया। अब इस संकुल का जो फॉर्मेशन कांस्टेंट होगा, ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में ये जो कॉम्प्लेक्स बना है आपका, इस रिएक्शन का जो फॉर्मेशन कांस्टेंट होता है, निर्माण स्थिरांक होता है, उसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, देखें फॉर्मेशन कांस्टेंट को हम यहाँ पे लिख रहे हैं Bn से, ठीक है। फॉर्मेशन कांस्टेंट को हम लिख दें यहाँ पे n, यहाँ पे n आया ना लिगेंड की संख्या, उसके लिए जो है फॉर्मेशन कांस्टेंट में ऊपर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आती है, नीचे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आती है। अब इसको एक सामान्य अभिक्रिया मान के चले, तो इस सामान्य अभिक्रिया में ये क्या है, प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो लिखी जाएगी इस प्रकार से। ये बाहर जो ब्रैकेट लिखा हुआ है वो कंसंट्रेशन को शो कर रहा है, नीचे लिखी जाएंगी ये रिएक्टेंट्स वाले, तो ये रिएक्टेंट्स है तो मेटल की कंसंट्रेशन और उसके साथ में लिखी जाएगी यहाँ पे लिगेंड की कंसंट्रेशन। ये हो गया, इससे प्रदर्शित करेंगे। अब ये बोला कि यहाँ पे जो फॉर्मेशन कांस्टेंट है Bn, ये फॉर्मेशन कांस्टेंट ही क्या कहलाता है, फॉर्मेशन कांस्टेंट ही यहाँ पे थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी या ऊष्मागतिकी स्थायित्व को प्रदर्शित करता है, क्योंकि ये एक क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। क्योंकि ये जो कांस्टेंट है यहाँ फॉर्मेशन कांस्टेंट, ये फॉर्मेशन कांस्टेंट यहाँ पे साम्यावस्था स्थिरांक या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, ठीक है। इसके द्वारा ही हम इस कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन में होने वाला जो एनर्जी चेंज होता है, ऊर्जा परिवर्तन, इस कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन के दौरान जो ऊर्जा का चेंज होता है, एनर्जी चेंज होता है, उसको भी हम इसी कांस्टेंट की सहायता से ज्ञात करते हैं। तो इसी कांस्टेंट की सहायता से संकुल के ऊष्मागतिकी स्थायित्व को बताया जा सकता है, ठीक है। अब इसमें जो भी आपके हैं, इस संकुल के लिए हम क्या बोलेंगे, मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन किस प्रकार से लिखेंगे। ये एक प्रोसेस प्रक्रम ही तो है ना, जिस प्रक्रम के अंदर मेटल और लिगेंड आपस में जुड़ करके धातु लिगेंड संकुल का निर्माण कर रहे हैं। तो ये एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस के लिए हम गिब्स फ्री एनर्जी चेंज लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, गिब्स फ्री, इस प्रोसेस के लिए गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, यानी कि, और ये कौन सा लिखना है, स्टैंडर्ड कंडीशन वाला लिखना है। स्टैंडर्ड मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा में जो चेंज है वो किस प्रकार से लिखा जाएगा, तो गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज ये होता है डेल जी, ये गिब्स फ्री एनर्जी है, चेंज है तो डेल लगा दिया, मानक है तो इसके ऊपर ये नोट लगा दिया। ये वैल्यू आती है इसमें फिक्स से याद रखना 2.303 RT log K, ये आएगी है, ठीक है। अब देखते हैं हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इस K की जगह, K भी यहाँ पे क्या है, साम्यावस्था स्थिरांक है, और इस प्रोसेस के लिए अपना साम्यावस्था स्थिरांक निकल के आया है Bn, तो इस K की जगह हम क्या रख देंगे, नेक्स्ट इक्वेशन में Bn रख देंगे, ठीक है। देखिए Bn रखने के बाद में देखें इसके अंदर क्या बनेगा, ये बन गया कि इस अभिक्रिया के लिए लिखा जाएगा इसको डेल जी नोट इज इक्वल टू माइनस में 2.303 RT और log Bn, ये लिख दिया। अब हम ये भी जानते हैं कि गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है डेल जी, यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज डेल जी इक्वल में होता है डेल एच, ये ऊष्मागतिकी की समीकरण है एक प्रकार से, डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस में टी डेल एस। अब ये मानक अवस्था की है तो ये भी किसके होंगी, मानक अवस्था के होंगे। अब अपने को पता है कि डेल जी की जगह हम क्या रख सकते हैं, इस प्रोसेस के लिए ये वाली वैल्यू रख सकते हैं, डेल जी के इक्वल ही ये है, यानी इसको समीकरण नंबर 2 बोले, पीछे वाले एक मान लेंगे, ये समीकरण नंबर 3 है। अब समीकरण नंबर 2 भी डेल जी नोट के इक्वल है, समीकरण नंबर 3 भी डेल जी नोट के इक्वल है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को इक्वल रख देते हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा कि फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, फ्रॉम इक्वेशन
2 and 3। इससे आएगा डेल एच नोट माइनस में टी, डेल एच नोट इक्वल में चल रहा है माइनस में 2.303 आर टी log बी एन। ठीक है, अब हम इसके अंदर देखते हैं कि इस पूरी इक्वेशन में इस साइड 2.303 आर टी और log बी एन है। ठीक है, और इस साइड में इसकी हम बात की जानी, इसको हम उल्टा लिख रहे हैं, यानी साइन चेंज करके लिखें तो ये साइन, इस पे साइन ही चेंज कर दो आप, तो ये साइन यहाँ पे प्लस का कर देंगे, ये प्लस का कर देंगे, और डेल एस माइनस, तो इससे भी लिख सकते हैं ना इसको। तो हम इस इक्वेशन में टी का भाग दे देते हैं। ठीक है, टी का भाग इसमें देंगे तो इसके अंदर देंगे तो इसमें नीचे टी आ जाएगा, इसमें टी का भाग देंगे, टी से ये टी कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ इस साइड टी का भाग देना है ना देखो। तो ये साइन चेंज करके लिखें तो क्या आएगा, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा तो ये प्लस में आएगा 2.303 आर टी log बी एन इक्वल में, अब इसमें टी का भाग नहीं, इसके नीचे टी आएगा, इसके टी से ये टी कैंसिल हो जाएगा, इसके साइन चेंज होगी, ये प्लस में ये माइनस में, ये प्लस में हो तो इसको हम पहले भी लिख सकते हैं ना, तो टी तो कट गया कैंसिल होगी, बचिएगा क्या, डेल एच नोट माइनस में डेल एच नोट डिवाइडेड बाई टी, ये वाला बन गया। अब ये जो समीकरण नंबर 4 बनी है, इसमें ये बोला कि 2.303 आर टी log बी एन और 1/t, यहाँ से 1/t के बीच में आपको क्या करना है, ग्राफ खींचना है। यानी यहाँ पे अब एक आपको ग्राफ बनाना है, वो ग्राफ बनाना है आपको 2.303 आर टी log बी एन और 1/t के बीच में ग्राफ करना है। तो ये वाई एक्सिस पे आएगा, ये एक्स एक्सिस पे आएगा। समीकरण बनती है y इज इक्वल टू एम एक्स, या फिर आप c प्लस में एम एक्स कर सकते हो। तो ये y एक्सिस पे है, तो आप ये ग्राफ बनाओगे, इसके अंदर ग्राफ में बनता है यहाँ y एक्सिस वाला 2.303 आर टी log बी एन, ये बन गया। ये यहाँ पे लिखना है x एक्सिस वाला 1/t, ये यहाँ पे 1 मान के चलें तो ये क्या बनेगा 1/t। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के साथ जो भी मल्टीप्लाई में होता है वो यहाँ पे स्लोप माना जाएगा। तो m की जगह क्या आया यहाँ पे, डेल एच आया, डेल एच इसमें माइनस में है, और ये क्या जो आया है साथ में जो c होता है ना प्लस या माइनस में, वो इसका क्या बनेगा, इंटरसेप्ट बनता है। ठीक है, तो हम देखेंगे इसका जो स्लोप आता है वो नेगेटिव में आता है इस प्रकार से, तो हम बोलेंगे इसका स्लोप जो है वो यहाँ से आएगा माइनस में डेल एच नोट के इक्वल। यहाँ जो इंटरसेप्ट है वो इसका किसके इक्वल है, यहाँ पे c है, c की जगह क्या है इसमें डेल एच नोट है, ये बनेगा इसमें डेल एच नोट, स्लोप आएगा इसमें डेल एच नोट के इक्वल। अब ये बोला कि इस समीकरण से हम ये भी बता सकते हैं कि कौन उष्मागतिकी रूप से जो स्थायी संकुल है उसके लिए क्या क्या होना चाहिए, यानी क्या क्या कंडीशन है उसको वो संकुल फॉलो करें। तो देखिए इसके अंदर सबसे पहली कंडीशन बनेगी उष्मागतिकी रूप से स्थायित्व के लिए, पहली कंडीशन बनेगी कि स्थायी संकुल बनाने के लिए, यानी एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स जो उष्मागतिकी रूप से स्थायी संकुल हो, थर्मोडायनेमिक स्टेबल हो, तो उसके लिए फॉर्मेशन कांस्टेंट या यहाँ पे जो ये बी एन है वो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, बी एन हाई वैल्यू वाला होना चाहिए इसके अंदर। सेकंड बनती है उसके लिए डेल जी नोट है उसका मान ऋणात्मक या नेगेटिव में होना चाहिए, उच्च ऋणात्मक होना चाहिए। तीसरा बनता है इसमें डेल एच नोट, यानी उसके फॉर्मेशन की एंथैल्पी भी नेगेटिव होनी चाहिए। और फोर्थ बनता है इसमें डेल एच नोट भी क्या होना चाहिए, इसमें धनात्मक होना चाहिए। डेल एच नोट धनात्मक, एंट्रोपी में चेंज धनात्मक होना चाहिए, एनर्जी या एंथैल्पी में चेंज ऋणात्मक, गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज ऋणात्मक, और उसके फॉर्मेशन कांस्टेंट बी एन की वैल्यू है वो हाई होनी चाहिए स्थायी संकुल के लिए। ठीक है, अब ये बोला है कि इसका जो ये फॉर्मेशन को संकुलन की अभिक्रिया है वो कई स्टेप में होती है, यानी एक एक करके लिगेंड उसमें जुड़ते हैं, तो संकुलन के निर्माण स्थिरांक भी, संकुलन की जो रिएक्शन है वो कई स्टेप में होती है, तो संकुलन का जो फॉर्मेशन कांस्टेंट है बी एन वो उन सभी स्टेप के जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसका गुणनफल होगा। जैसे कि हमने लिख दिया m प्लस में l, एक लिगेंड जुड़ गया तो यहाँ से बन गया ml,
इसका जो फॉर्मेशन कांस्टेंट या साम्यावस्था स्थिरांक Q1 लिखेंगे। Q1 किसके इक्वल होता है, Q1 में आएगा प्रोडक्ट ऊपर, नीचे रिएक्टेंट, इसका प्रोडक्ट ये है, तो ml की कंसंट्रेशन, नीचे m की कंसंट्रेशन और l की कंसंट्रेशन है, एक नंबर पे बन गई। सेकंड में हम लिखेंगे इसमें कि ml प्लस में l, तो इससे क्या बनेगा, ml2 बनेगा। अब इसका जो सेकंड स्टेप है ना, बारी बारी से बनाना है अपने को, बनाना वही है, लास्ट में mln बनाना है, तो एक एक स्टेप जुड़ेंगे। सेकंड में आएगा इसमें, अब ये n की जगह कुछ भी हो सकते हैं, अगर n की जगह 2 ही हो, ml2 हो, तो रिएक्शन यहाँ जाके स्टॉप हो जाएगी, तो इसका प्रोडक्ट है ml2, रिएक्टेंट रहेंगे इसके ml और दूसरा क्या आएगा, l आएगा, ये बन गया 2 नंबर। ठीक है, l की जगह जितना हो उतने नंबर तक ही चलेगा, इस सेकंड में बन गया। तीसरे में आएगा इसमें ml2 प्लस में l, इसमें बनेगा ml3, इसका जो साम्यावस्था स्थिरांक है Q3, इसका प्रोडक्ट नीचे इसके रिएक्टेंट, इसका प्रोडक्ट रहेगा ml3, रिएक्टेंट बनेंगे इसकी ml2 और साथ में बन रहा है l, ये बनेगा 3 नंबर समीकरण। इसी प्रकार से n की वैल्यू कितनी भी हो सकती है, यहाँ जो होगा n वो यहाँ एक कम होगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं mln-1 प्लस में l जुड़ करके ये बना रहा है यहाँ पे mln, क्योंकि यहाँ से एक कम यहाँ पे एक जोड़ देंगे तो ये n के इक्वल हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे qn इक्वल में चल रहा है यहाँ पे mln और नीचे आ जाएगा इसके अंदर इसके प्रोडक्ट ये वाले हैं, तो mln-1 और साथ में क्या आ जाएगा ये l, ये 4 नंबर हो जाएगा। अब ये बोल रहा है कि अब B2 लिखिए n की जगह 2, तो यहाँ से जाके खत्म हो जाएगा ना 2, तो इसमें क्या चलेगा 2 के लिए हम लिखेंगे इसको Q1, यानी कि हमने बोला था पहले कि संकुलन की रिएक्शन कई स्टेप में होती है, तो संकुलन का जो फॉर्मेशन कांस्टेंट है Bn, उसका मान जो अलग अलग स्टेप्स हैं उनकी साम्यावस्था स्थिरांक हैं, जो Q1 Q2 Q3 ये इनके साम्यावस्था स्थिरांक हैं, उनके गुणनफल के बराबर होता है। तो B2 किसके इक्वल आएगा इसमें, V2 इसमें इक्वल आएगा Q1 इंटू Q2 के। अब B3 यहाँ तक का हो गया ना, B3 यहाँ तक का, तो इन तीनों का गुणनफल आएगा, B2 में इन 2 का गुणनफल आएगा, तो B3 में हम लिखेंगे Q1 इंटू Q2 इंटू Q3 में आएगा। ठीक है, अब B4 की बात की जाए यहाँ पे, तो B4 किसके इक्वल आएगा, B4 में ये चारों के आ जाएंगे गुणनफल, तो Q1 इंटू Q2 इंटू Q3 इंटू में Q4, इस प्रकार से लिखना है। उसके बाद में नेक्स्ट इसमें जो एक क्वेश्चन आया हुआ है वो क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन क्या रहेगा। क्वेश्चन है इसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स है आपका AgNH3 ये कॉम्प्लेक्स है, इसके लिए जो स्टेप वाइज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इस संकुल के लिए स्टेप वाइज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उनकी वैल्यू है 7.7 गुना 10⁻3, दूसरा है उसकी वैल्यू है, अब कांस्टेंट का कोई भी यूनिट्स नहीं होती इसलिए इनके आगे यूनिट्स नहीं लिखी गई हैं, ये बन गया, यानी ये Q1 मान लें और ये Q2, स्टेप वाइज वैल्यू जैसे Q1 Q2 दो स्टेप हैं, 2 स्टेप हुई इस रिएक्शन में क्योंकि 2 ही लिगेंड जुड़े हुए हैं, तो ये 2 की रिएक्शन दे दी। तो ये बोला है कि इसके लिए आप B2 है ना, तो B2 ही बनेगा इसका, तो ये बोला आप B2 की वैल्यू निकालो इसके लिए। तो हम देखेंगे कि 2 ही स्टेप हैं, तो पहले स्टेप में Ag मेटल है, ठीक है, फर्स्ट स्टेप में ये एक NH3 लिगेंड से एक जगह जुड़ गया, नहीं M की जगह Ag लिख लिया सिल्वर, L की लिगेंड की जगह NH3 लिख लिया, यहाँ से बन गया AgNH3। अब ये बोल रहा है ये जो संकुल है इसमें कॉम्प्लेक्स की पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव रहेगा क्योंकि NH3 क्या है, उदासीन लिगेंड है, इसके जुड़ने से इसके पॉजिटिव चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे जो ये B1 बनेगा या फिर आप बोलोगे Q1 बनेगा, वो Q1 ये वाला ही तो बन रहा है ना, यही तो बन रहा है, इसकी डायरेक्ट वैल्यू दी हुई अपने को 7.7 गुना 10⁻3। दूसरे स्टेप में क्या होगा देखें, दूसरे में यही ये जो है एक NH3 से और जुड़ जाएगा, तो AgNH3 पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे NH3 दूसरे लिगेंड से जुड़ेगा, तो ये क्या बनाएगा, ये बना रहा है यहाँ पे सिल्वर AgNH3 के 2 हैं और ये प्लस प्लस रहेगा हमेशा ही इसके ऊपर धातु के ऊपर, क्योंकि NH3 उदासीन लिगेंड जुड़े हैं तो इसके प्लस को प्रभावित नहीं करती है। इसका जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे Q2, इस बार ये वाला आ गया,
ये स्टेप हो रहा है ना सेम, यहाँ तक जाके रिएक्शन कंप्लीट होगी क्योंकि यही संकुल दिया हुआ है, ये संकुल यहाँ तक अपना बन गया। इसका जो Q2 है उसकी वैल्यू रहेगी 2.1 इंटू 10⁻3। अपने को पूछा है इसका टोटल जो बनेगा ना, अपने को तो ये पूछा है डायरेक्ट कि Ag है पॉजिटिव है, डायरेक्ट 2NH3 से जुड़ गया, तो डायरेक्ट 2NH3 से जुड़ करके ये क्या बना रहा है, ये बना रहा है यहाँ पे AgNH3 ये बना रहा है। इसका जो फॉर्मेशन कांस्टेंट है वो क्या बनेगा, Bn बनेगा। तो Bn को हम यहाँ पे 2 ही लिगेंड जुड़े हुए हैं तो इसको हम B, जितने लिगेंड है उतना ही इस पे n की वैल्यू है, B2 बन गया। B2 किसके इक्वल आएगा यहाँ पे Q1 इंटू Q2 पे, यही B2 निकालना है। तो Q1 Q2 ये वाले, तो 7.7 इंटू 10⁻3 इंटू में 2.1 इंटू 10⁻3, ये 2 वैल्यू आ गई अपने पास में। तो देखें 3 और 3 कितने हो गए, 10⁻6 हो गए, और 7.7 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो उसके बाद में जो वैल्यू आती है उसको 1 प्लस साइन इस साइड हो जाएगा ना, तो ये आ जाएगी 7 में आ जाएगी। यहाँ पे वैल्यू पहले तो आती है 16 पॉइंट में कुछ आती है, इसके आगे 8 ऐसे कुछ आएगी। अब तब ये 10⁻6 में चलेगा, फिर ये वैल्यू है, इसको यहाँ से पॉइंट इस साइड खिसकाएंगे तो 1.6 इंटू 10⁻6 थी पहले, एक और बढ़ा देंगे तो क्या बनेगी 10⁻7। ये आ गया इसमें फॉर्मेशन कांस्टेंट B2 की वैल्यू। ठीक है, इसके बाद इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही।